नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ हम हरियाणा और राजस्थान के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ एजुकेशन उपलब्ध करवाते हैं कंपटीशन के लिए। उसी रेफरेंस में कुछ बच्चों ने कहा सर कोई हैंड रिटन नोट्स या क्लासरूम नोट्स आपने बनाए हो तो दे दो। तो उस संदर्भ में कुछ नोट्स हैं जो आपसे शेयर कर रहे हैं। पढ़े, अगर आपको काम आते हैं तो अच्छी बात है। इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सवाल मिलेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स के थॉट समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हरियाणा में जो सीएम साहब ने जो अपना बजट अभिभाषण दिया था, कंक्लूजन ऑफ सीएम स्पीच है, तो वो उन्होंने जो बजट भाषण की कंक्लूजन है यानी समीक्षा भी उन्होंने क्या कहा, तो कोरोना से हरियाणा रिकवर कर गया, अब वो वी शेप रिकवरी कर रहा है। अब सवाल कैसे बनेगा भाई, हरियाणा ने कोरोना के बाद के काल में किस आकृति की रिकवरी का लक्ष्य रखा है, आर्थिक रिकवरी का। यू शेप, वी शेप या जेड शेप या एम शेप, कुछ भी लिख दे, एल शेप लिख दे। तो यहाँ रखे वी शेप। वी शेप का मतलब हम कोरोना की वजह से तेजी से नीचे आए थे, अब हम तेजी से ही वापिस ऊपर जाएंगे। फिर दूसरा सवाल आता है, हरियाणा में कोरोना मृत्यु दर क्या रही मुख्यमंत्री के बजट भाषण में या 1 ईयर के भाषण में, तो 1.11% हरियाणा में कोरोना राहत कोष का निर्माण किया गया है। हरियाणा में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बजट में मुख्य रूप से किस बिंदु पे फोकस किया, तो पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। मतलब हरियाणा में इस तरह का माहौल बनाना कि इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ के इन्वेस्ट करें, यहाँ वो अपनी पूंजी लगाएं, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करें, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स मिले, ये सारी चीजें। ताकि उनको क्या चाहिए, उनको तो अपने इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद में उनको गारंटी चाहिए भी उनका इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं। तो उनको इन्वेस्टमेंट के भरोसा दिलाने की प्रक्रिया इस बार मुख्य केंद्र बिंदु रहेगी। विकास की गति को तेज करने हेतु सीएम साहब ने कुछ चीजों पे गौर किया। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, मतलब रेलवे कॉरिडोर का ऑर्बिटल बनाना ताकि उसमें बिना बाधा के मूवमेंट हो सके। परिसंपत्ति मुद्रीकरण, मतलब सरकार के पास जो प्रॉपर्टी है उसको कैश करे। कैसे? बुनियादी ढांचा निवेश न्यास के द्वारा। ये आपको प्रॉपर्टी उपलब्ध कराएगा। रियल एस्टेट निवेश न्यास, ये दोनों न्यास बनाए हैं जो कि आपको परिसंपत्ति उपलब्ध कराएंगे। मानेसर के निकट क्या बन रही है? ग्लोबल सिटी। सवाल आ जाएगा ग्लोबल सिटी का निर्माण किसके नजदीक किया जा रहा है, तो मानेसर के। और सोनीपत के गन्नौर में क्या की जा रही है? अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी। तो सोनीपत के गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी। 5080 गांव को 24 घंटे बिजली की उपलब्धता का घोषणा सीएम साहब ने की थी। ये गांव अब बढ़ भी गए हैं। हरियाणा बजट के लिए हरियाणा के एमएलए और एमपी ने मिलकर 410 सुझाव दिए थे सरकार को। तो ये सवाल बन जाता है कई बार, बजट को तैयार करने में सीएम साहब को हरियाणा के विधायकों और सांसदों ने कितने सुझाव दिए। सुदृढ़ व उदीयमान हरियाणा का निर्माण, सरकार का जो इस बार का मोटो है, जो लाइन है, टैगलाइन है, वो क्या है? सुदृढ़ व उदीयमान हरियाणा का निर्माण। इसमें क्या क्या करेंगे हम? प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे। मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क MTEF, ये HCS मेंस में आएगा। अगर कोई HCS मेंस की तैयारी कर रहा है तो ये HCS मेंस में आएगा, क्योंकि MTEF किसके लिए कर रहे हैं? वी शेप रिकवरी के लिए। तो तेजी से रिकवरी के लिए एक अलग से फंड बना दिया। इसके लिए ना ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं, सिर्फ आप थोड़ी सी परमिशन लो और इस पैसे का किसी भी मद में उपयोग करो। परिणाम उन्मुख वृद्धि, मतलब ऐसी वृद्धि जो रिजल्ट भी दिखाए। यूं नहीं कि इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। और जो प्रोजेक्ट हमने सोच लिए उनके क्रियान्वयन पर बल दे रहे। पहला आते हैं प्राथमिकताएं क्या है? वे विशिष्ट क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में उछाल ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वी शेप रिकवरी लेनी है। तो कौन से हरियाणा के लिए? स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा। तो हरियाणा की पर आप सवाल कैसे आएगा? बजट में हरियाणा की प्राथमिकताएं कौन से क्षेत्र थे? स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा। या चौथा दे देंगे कौन सा नहीं था? किसानों की आय बढ़ानी है, फसल विविधीकरण करना है और जल संरक्षण करना है। 6 काम होगी। किसानों की आय बढ़ाना, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण। फिर ये MTEF, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, 3 से 10 साल तक जो प्रोजेक्ट चलेंगे ये उनके लिए वार्षिक फंड एलोकेट करेगी। ये देखेगी पिछले साल जो पैसा लिया वो इन्वेस्ट कर दिया या नहीं किया, और कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। विधानसभा से अनुमोदन आवश्यक है, बस एक विधानसभा से इसका अनुमोदन लेना है। 8,585 करोड़। अब एक सवाल आ जाता है,
MTEF का बजट क्या है? MTEF का बजट क्या रखा है हरियाणा सरकार ने? 8,585 करोड़। तो MTEF इस बार किन किन क्षेत्रों में काम करेगा? कृषि, स्वास्थ्य और अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य में हमारे क्या लक्ष्य है? हर जिला अस्पताल में 200 बेड लगाना, 200 बेड के अस्पताल बनाना, मातृ और बाल अस्पताल बनाना, क्योंकि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट को कम करना चाह रहे हैं। जैव सुरक्षा प्रयोगशाला बनाना। कृषि के क्षेत्र में क्या बातें की है? गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बना दी, पिंजौर में सेब मंडी बना दी। ये सिरसा नहीं है, सिरसा है। कहाँ पे है? जो सोनीपत में। मसाला मंडी कहाँ बना दी? सिरसा में। और जो माइक्रो इरिगेशन है, सूक्ष्म सिंचाई है, उसकी परियोजना के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। स्वास्थ्य में ये 3 बातें, कृषि में ये 4 बातें सीएम साहब ने कही थी। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, वही जो व्यापार के लिए एक स्पेशल रेल कॉरिडोर ही बनाएंगे अपना। दिल्ली करनाल हाई स्पीड कनेक्टिविटी, दिल्ली से करनाल को, तो दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये 4 एक लाइन में है। फिर अंबाला, कुरुक्षेत्र और फिर चंडीगढ़ आ जाता है ये। तो करनाल तक की हाई स्पीड कनेक्टिविटी है, मतलब कहीं भी बैरियर्स नहीं है। जो बैरियर आ रहे हैं या जो शहर आ रहे हैं उनके ऊपर से ओवरब्रिज बना दो। और गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों में मेट्रो का विस्तार। ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये दिशा क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप इसे पढ़ना चाहें। परिणाम उन्मुख वृद्धि में क्या है? सार्वजनिक धनराशि का आवंटन और व्यय फलदायी तरीके से हो, मतलब परिणाम तो दिखे। सरकारी पैसा जो हम अलॉट कर रहे हैं किसी भी नाम से, उसका कोई रिजल्ट तो दिखे। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG है ना, जो 17 है, उनके तहत प्रगति को बजटीय परिव्यय के साथ जोड़ना, मतलब उसी मद को पैसा जारी करना बजट में जो SDG के टारगेट भी पूरे करे। हरियाणा में फर्स्ट देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, आपको पता ही होगा उसका नाम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ पे है? दुधौला, पलवल में, जिला पलवल में स्किल यूनिवर्सिटी है। श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी सारे काम। ये सक्षम युवा कार्यक्रम और रोजगार पोर्टल, ये किस लिए? सतत विकास लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। क्रियान्वयन पर बल कैसे देंगे? परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं, PPP। ये क्या होगा? पेपरलेस, फेसलेस, मतलब जो आदमी 58 साल का हो गया, परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग उसकी एज वेरीफाई होगी, उसकी वृद्धावस्था पेंशन स्टार्ट होगी। जो आदमी किसी भी कैटेगरी का लाभान्वित है, जैसे ही उस लाभान्वित के सर्टिफिकेट अपलोड कर देता है इस पोर्टल पे, उसके साथ ही उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। ये हम किस लिए कर रहे हैं, कोई पूछे तो ईज ऑफ, एक तो होता है डूइंग, ईज ऑफ डूइंग होता है मतलब बिजनेस आराम से हो सके, ईज ऑफ लिविंग मतलब जिंदगी आराम से जी जा सके। ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए ये किया जा रहा है। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहले सेवा पहुंचाना और उसका उत्थान करना। तो अंत्योदय की जो परियोजना है, जो गांधी जी ने, विनोबा भावे जी ने, इन्होंने उस पर बहुत काम किया। अंतिम व्यक्ति तक सबसे पहले सेवा पहुंचाना और उसका उत्थान करना। तीसरा पेज, 4 ही पेज कराऊंगा आज, मैं ज्यादा पेज नहीं कराऊंगा, रोज 4-4 पेज कराएंगे तो उम्मीद है आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। ये दिशा क्लासेज के PDF पेज पे आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। राज्य सरकार भारत सरकार के न्यूनतम विनियामक अनुपालन कर रही है, मतलब रेगुलेटरी जो है वो मिनिमम कर ली, ताकि कारोबारी इजीली यहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर सके, अपना फंड लगा सके, अपने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सके। तो जितने जरूरी है उतने रेगुलेशन रख रही है हमने, मतलब उन कारोबारियों को अच्छा माहौल दिया है। नहीं तो क्या वही लाल फीताशाही फाइलें अटकी रहती है, इंडस्ट्री लगती नहीं, इतने में उसका मूड चेंज हो जाता है, उसको कहीं बेटर ऑप्शन मिलता है, उद्योगपति अपने लेके निकल जाता है। अब लगा लो इंडस्ट्रीज, किसको लगानी है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? न्यूनतम रेगुलेशन कर रहे हैं। स्थायी, समावेशी और जमीनी स्तर के विकास के साथ जीवंत और आत्मनिर्भर हरियाणा। क्या होगा उसमें? जो विकास होगा वो स्थायी होगा, समावेशी मतलब सभी वर्गों को शामिल करेगा, और जमीनी स्तर पर वो दिखेगा। अब बात आई 2 डेटा दे रखे सीएम साहब ने उस बजट में अनाउंस किए, उनको थोड़ा सा मैंने टेबुलेशन कर दिया। ये आप देखो 2014-15 से लेके 18-19 ये 5 साल में सरकार ने जो भारत की अखिल भारतीय ग्रोथ रेट रहे वो क्या रही है? 4.28%।
और हरियाणा की क्या रही है 6.24, यानी हम देश से आगे चल रहे हैं। जीडीपी साइज देश की तो बहुत बढ़िया है, हरियाणा की 3,70,534.51 करोड़। कोविड की वजह से देश की जीडीपी में कितना संकुचन हुआ, मतलब ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव ग्रोथ हुई। जीडीपी में कितनी हुई 7.96। कहाँ? भारत में। ये डाटा किसके हैं? अखिल भारतीय। और हमारे कितनी हुई? -5.65। मतलब हरियाणा ने कोरोना में भी देश के मुकाबले कम नुकसान झेला है। फिर प्रति व्यक्ति आय की बात करें 2014-15 में हमारे थी 86,647। फिर होगी देश में 1,34,186 और फिर लगभग 6,418 रुपए कम होगी और 1,27,768 रुपए 2020-21 की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय है। और हरियाणा की बात करें तो देश की जो आज है वो हरियाणा की तो 2014-15 में भी आज से ज्यादा है, 1,47,382। फिर 2,47,000, मतलब 5 सालों में हमने लगभग 1 लाख की वृद्धि कर ली, 1 लाख से 300 रुपए ऊपर ही कर लिए। फिर कुछ कम होगी 2,39,533, ये 2020-21 में आ गई। हमारी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा गिरी है, देश की कम गिरी है। हमारी कितनी गिरी है? 8,093 रुपए, देश की कितनी गिरी है? 6,418 रुपए। अब ना प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर प्राथमिक बता दो, द्वितीयक बता दो। तो मैंने यहाँ कुछ मेंशन किया, आप देख लो, आपको उम्मीद है काम आएगा। जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करें, सेवा मतलब 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग और होता है सेवा। कोई भी देश अगर वृद्धि करेगा तो पहले कृषि प्रधान होगा, फिर उद्योग में जाएगा, फिर सेवा में चला जाएगा। तो सर्विस सेक्टर क्या है कि अच्छा रोल प्ले करता है। 2011-12 में हमारा सर्विस सेक्टर 44% था, यानी हरियाणा 100 रुपए कमाता तो उसमें 44 रुपए सर्विस सेक्टर से आ रहे थे। अब कितने आ रहे हैं? 51 रुपए। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वाले को कितना मिला? 19.1, द्वितीय क्षेत्र को 30% और तृतीय क्षेत्र को 50.9%। यानी कृषि क्षेत्र एकमात्र है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ शो की है। ध्यान रखना, देश में भी और हरियाणा में भी। द्वितीय क्षेत्र ये नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होगी, लेकिन कुल हिस्सेदारी बता दी। देश हरियाणा अगर 100 रुपए कमा रहा है तो 19 रुपए तो कमा रहा है कृषि क्षेत्र प्राथमिक से, 30 रुपए कमा रहा है द्वितीय से और 50.9 कमा रहा है तृतीय से। 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो प्राथमिक में देख लो कृषि और संबद्ध गतिविधियां, मतलब कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, वो सारी क्रियाएं हैं वो प्राथमिक में आती है। कुल प्राथमिक क्षेत्र का ये 98.96%। वहीं खनन क्षेत्र है वो 1.04%। ये दो मिलके प्राथमिक बन जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इसमें विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 70.99 और निर्माण की 25.21। यानी विनिर्माण और निर्माण। निर्माण क्या होता है? कंस्ट्रक्शन करना। विनिर्माण मैन्युफैक्चर करना, मतलब बहुत सारी चीजें बनाना, जैसे कोई शर्ट की फैक्ट्री है, पैंट बना रही है, कपड़े बना रही है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में हमारे शामिल होते हैं। और तृतीय क्षेत्र में 2 समूह है जो 64.2% योगदान दे रहे हैं। कौन से? एक तो रियल एस्टेट, आवासीय और व्यावसायिक सेवाएं। कौन सी? रियल एस्टेट, आवासीय और व्यावसायिक सेवाएं। ये 2011-12 में 33% थी, अब ये 34% होगी। दूसरा व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, तो ये दूसरी जो है ये अब होगी। तो कहने का मतलब तृतीय क्षेत्र किन से मिलकर बनता है? रियल एस्टेट, आवासीय और व्यावसायिक सेवाएं, व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, ये इससे मिलकर क्या बनता है? तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों के योगदान को मैंने बता दिया। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं ये आपके पास हो तो टेलीग्राम चैनल है दिशा क्लासेज, उस नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे हरियाणा हैंड रिटन नोट्स पार्ट 1 के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी तरह की क्वेरी जो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।